नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के बारे में। राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनने के बाद पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए थे। उन्होंने अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग विश्वविद्यालयों में, अलग-अलग पत्रकारों से, छात्रों से उन्होंने बातचीत की और उस बातचीत से भारत में खास करके जो बीजेपी का रिएक्शन आया है, उससे विवाद को जन्म हो गया है। कई तरह के विवाद उनके बयानों को लेकर खड़े हो गए हैं। तो राहुल गांधी की इस अमेरिका यात्रा से जो विवाद खड़े हुए हैं, उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सत्य हिंदी के फाउंडर, वरिष्ठ पत्रकार, जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष। आशुतोष, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद। तो आशुतोष, राहुल गांधी जब भी विदेश गए हैं, इस बार की तो यात्रा अलग थी क्योंकि कांग्रेस 99 सीटें लेकर आई है, विपक्ष के नेता बन के आए हैं वो। लेकिन जो बीजेपी का रिस्पॉन्स है वो पहले की तरह ही है कि राहुल गांधी देश विरोधी बातें करते हैं, विदेश की धरती पर जाकर भारत को बदनाम करते हैं। तो ये राहुल गांधी पर जो ये आरोप लग रहा है, ये इसको आप कितना जायज़ मानते हैं? क्योंकि आखिर आप जो है देश के बारे में, देश की पॉलिटिक्स के बारे में बात करना है तो आपके पास देश में बहुत मंच उपलब्ध है। आप अमेरिका में या ब्रिटेन में जाके इस तरह की बातें क्यों करेंगे? देखिए मिलिंद, इसमें दो तीन चीजें जिसको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात यह कि जब भी राहुल गांधी विदेश गए हैं, चाहे वो अमेरिका गए हो या फिर लंदन गए हो, जब भी उन्होंने जाके वहां पत्रकारों से बातचीत की या लोगों से बातचीत की या डायस्पोरा से बातचीत की है, तब तब भारतीय जनता पार्टी ने उनको निशाना बनाने की कोशिश की है और बार बार ये साबित करने की कोशिश की है कि दरअसल विदेशी जमीन पर राहुल गांधी भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से वो देश विरोधी काम करने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से अपना अलग तरीके का प्रचार है और उस प्रचार के माध्यम से वो न केवल राहुल गांधी की बल्कि कांग्रेस की छवि को भी धूमिल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल इसमें इस बात को लेकर यह है कि राहुल गांधी जो है वो जहां तक मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ता है, जितना मैं इतिहास को समझ पाया हूं, कि जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले अकेले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने संघ परिवार पे वैचारिक स्तर पर इतना जबरदस्त हमला बोला है। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जो अच्छी तरीके से समझते थे और बार बार ये कहते थे कि जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है वो देश के लिए माइनॉरिटी कम्युनलिज्म की तुलना में बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। उनका कहना था कि ये जो बहुसंख्यक जो सांप्रदायिकता है वो देश को डिक्टेटरशिप की तरफ लेकर जाती है, साथ ही साथ देश को तोड़ने की दिशा में लेके जाती है। और जो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म है वो है खतरनाक, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है। राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू की उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से वो फ्रंटल अटैक आज आरएसएस के ऊपर कर रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्व पे कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और आरएसएस के लिए बहुत ही दुखदायक है और उनको बहुत तकलीफ देता है। इसलिए जब जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं और वहां अक्सर उनसे सवाल आरएसएस को लेकर पूछा जाता है, नरेंद्र मोदी को लेकर पूछा जाता है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर पूछा जाता है और वो अपनी बातों को कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं। तो इसलिए विचारधारा की जो ये लड़ाई है, उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी की बातों को इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है और उनकी पूरी बातचीत को उसी संदर्भ में देखना चाहिए और बीजेपी का जो अटैक है उसको भी उसी संदर्भ में देखने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, तो जो आरएसएस को लेकर उन्होंने एक बात कही आशु, उन्होंने ये कहा कि रिलीजियस फ्रीडम जो है भारत में कम हो रहा है, खास करके माइनॉरिटीज के लिए। लेकिन उसमें उन्होंने जो विवाद हो गया, जो उन्होंने सिखों को लेकर उदाहरण दे दिया कि भाई वो कड़ा नहीं पहन सकते या गुरुद्वारे में नहीं जा सकते हैं, तो लगभग बीजेपी ने या गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो बयान दिया कि ये खालिस्तानियों की भाषा बोल रहे हैं कि ऐसी कोई भारत में सिखों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है जिस तरह का राहुल गांधी बात कह रहे हैं। तो ये बात तो सही नहीं है, मतलब तथ्यात्मक रूप से तो आप इस तरह से बातें नहीं कर सकते कि सिखों को फ्रीडम नहीं है। देखिए, इसको बीजेपी ने स्पिन देने की कोशिश की है। राहुल गांधी भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक तबका है उसको जो धार्मिक स्तर पर उसकी पहचान को लेकर जो संकट है और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर है, वो तो रोज आए दिन की बात है। 2014 के बाद से जिस तरीके से उनके ऊपर हमले हुए हैं, जिस तरीके से उनके धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों अगर आप दो तीन उदाहरण देख लें तो ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग की जिस तरीके से पिटाई हुई है बीफ का बहाना देकर, या जिस तरीके से अभी शिमला के अंदर जो पूरा का पूरा एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम ने जब हिंदू बहुतायत इलाके में जब जमीन खरीदने की कोशिश की तो उसका जिस तरीके से विरोध हुआ, तो बहुत सैकड़ों उदाहरण है जिसको यहां दिया जा सकता है।
तो पहली बात, राहुल गांधी ने बिल्कुल गलत नहीं कहा कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी धार्मिक आजादी को लेकर बहुत बड़ा खतरा है। जहां तक सिखों को लेकर प्रश्न था, तो उन्होंने जो सवाल किया था वो सवाल ये था कि दरअसल इस जो हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई इस बात को लेकर ये है कि कैसे सिखों को जो पगड़ी पहनने भी नहीं दिया जाएगा या फिर कड़ा पहनने भी नहीं दिया जाएगा। और अगर उनकी बातों पे मुझे कुछ भी ऐसा गलत नहीं दिखाई पड़ा जिस पर कोई आपत्ति की जाए, क्योंकि जब वो बोल रहे थे उस वक्त मंच पर जो तस्वीर में दिखाई पड़ रहा था उसमें दो टर्बनधारी या पगड़ीधारी सिख भी बैठे हुए थे। अगर कुछ ऐसा होता तो वो ऑब्जेक्शन करते, और जिस व्यक्ति को उन्होंने नाम पूछा था वो भी एक सिख था, वो भी टर्बनधारी था, वो भी पगड़ी वाले थे, तो उनको भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए। भीड़ में से किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको निशाना बनाने की कोशिश की। और आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरीके से सिखों को निशाना बनाया गया, पूरे किसान आंदोलन को, चूंकि पंजाब से बहुतायत थी, उनको खालिस्तानी बताने की कोशिश की गई, उनको सिख फॉर जस्टिस से जोड़ने की कोशिश की गई। और बंगाल के अंदर आपने उदाहरण देखा था जब एक सिख आईपीएस ऑफिसर को घेर के जब उसको खालिस्तानी बताने की कोशिश की गई थी, तब उसने कहा था कि आप मेरी पगड़ी की वजह से मुझे आप बदनाम करने की कोशिश करें, ये बात ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी की बात को अगर हम होलिस्टिकली देखेंगे, समग्रता में देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई ऐसी बात की थी जिस पर आपत्ति की जानी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने उसको जोड़ने की कोशिश जरूर की। यहां एक बात मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि बार बार जब भी 19 सिखों की बात होती है, तब भारतीय जनता पार्टी 1984 के दंगों का हवाला देकर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग बहुत करीब से 1984 के दंगों को देख रहे थे, उनमें वो शायद भूल जाते हैं कि नानाजी देशमुख जो आरएसएस के फाउंडर मेंबर्स में, जो बीजेपी के फाउंडर्स मेंबर्स में से थे, बड़े पदों पर थे, बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने बाकायदा एक लेख लिखकर 1984 के दंगों की एक तरीके से सराहना करने की कोशिश की थी या उसको अपना समर्थन देने की कोशिश की थी। उन दंगों में आरएसएस के भी लोगों की भूमिका के बारे में कई गहरे सवाल थे। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न राजनीतिक ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं मुझे लगता जिसकी वजह से किसी को आपत्ति करनी चाहिए। और अगर आपत्तिजनक बातें होती तो मंच पर बैठे हुए सिख और जो सवाल पूछ रहे थे उनमें से जरूर किसी न किसी ने आपत्ति की होती। नहीं तो एक और विवाद आशु जो हुआ वहां पर, वो आरक्षण को लेकर हुआ। और आरक्षण चूंकि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान से या बाद से भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, खास करके इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये बीजेपी पे आरोप लगाती रही है कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इस बार बीजेपी को मौका मिल गया ये बात कहने का कि इस बार बीजेपी को ये मौका मिल गया ये बात कहने के लिए कि बीजेपी ही कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने सफाई दी कि मेरे कहने का आशय ये नहीं था, मैं तो चाहता हूं कि 50% से ज्यादा आरक्षण दे, हम लोग ये सीमा हटा दे। तो ये जो आरक्षण वाली लड़ाई है, ये एक तरह से ये बार बार आशु ये मतलब केंद्र में आ जाती है राजनीति के। देखिए मिलिंद, मेरा बहुत स्पष्ट तौर पर मानना, हो सकता है मेरी राय से लोग सहमत ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या उनके सहयोगी संगठन जब जब आरक्षण को लेकर और संविधान को लेकर किसी भी नए विमर्श को या बहस को जन्म देंगे, तब तब उनको भारी नुकसान होगा। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि जो मैंने पूरी स्टडी की है पूरे चुनाव के दौरान, जो 2024 का चुनाव हुआ था और उसके पहले जो आरएसएस का पूरा इतिहास मैंने पढ़ा या समझने की कोशिश की है, उसमें भी अगर आप देखें तो पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुतेरी कोशिश कर ली कि आरक्षण को हटाने का बीजेपी का कोई योजना नहीं है। लेकिन उनकी बातों को लोगों ने माना नहीं और उसका बहुत बड़ा नुकसान उनको हुआ। उसका कारण बहुत स्पष्ट, कारण ये स्पष्ट है क्योंकि बीजेपी अपने स्वभाव में आरक्षण विरोधी है और इसमें कुछ भी गलत में नहीं मानता, हर पार्टी को स्टैंड रखने का अधिकार है। वो अपने स्वभाव में संविधान विरोधी है, ये आरएसएस की विचारधारा से बिल्कुल स्पष्ट है और जो बीजेपी की जो एकात्म मानववाद की अवधारणा है उससे बहुत स्पष्ट है। अगर आप कभी कहेंगे तो उससे बहुत लंबा चौड़ा मैं उस पे बातें कर सकता हूं। मैं दो तीन चीजों की तरफ इशारा करना चाहूंगा। एक, मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ता है कि 2000 में, अगस्त 2000 में करण थापर ने उस वक्त के आरएसएस प्रमुख सुदर्शन से एक सवाल पूछा था, क्या आप भारत के संविधान को मानते हैं? और उन्होंने फ्लैटली कहा था नहीं। उसके बाद तभी वो आरएसएस के प्रमुख बने थे। 11 मार्च 2000 को सुदर्शन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ही वांटेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक नया संविधान चाहते हैं। 12 मार्च को भी उन्होंने कहा द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी स्क्रैप्ड। तो जब जब संविधान आरक्षण का सवाल होगा तो बीजेपी की जो कमजोरियां हैं वो खुलकर सामने आएंगी।
मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी के उस बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। मैंने वो 1 घंटे का उनका वीडियो पूरी तरीके से सुना, 16 मिनट की जो स्पीच थी वो सुनी, उसके पहले डैलस और टेक्सास में जो उनका 56 मिनट का इंटरेक्शन था और 16-17 मिनट का जो उनकी स्पीच थी वो भी सुनी। और मैंने बहुत ध्यान से सुना। राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया था आरक्षण कब तक चलेगा या कब हटाया जाएगा, उन्होंने जवाब दिया था कि जब इस देश के अंदर फेयर हो जाएगी, यानी समानता स्थापित हो जाएगी और किसी तरीके का भेदभाव नहीं रहेगा, तब तक आरक्षण चलेगा और उसके बाद आरक्षण हटाने पर विचार किया जा सकता। इसको रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की है। मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि 8 अप्रैल को जब कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ तौर पर कहा था 50% की जो सीलिंग है या जो सीमा है उसको कांग्रेस पार्टी बढ़ाएगी सत्ता में आएगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन देगी। और पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बार बार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि वो आरक्षण विरोधी है, संविधान को खत्म करना चाहती है। तो ऐसे में ये आरोप लगाना कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है या राहुल गांधी आरक्षण विरोधी, बहुत ही हास्यास्पद है। बीजेपी बार बार जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी का हवाला देती जो उन्होंने 1961 को लिखा था मुख्यमंत्रियों को, साथ ही राजीव गांधी के बयान का भी जिक्र करते हैं। ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण के मसले पर बहुत स्पष्ट रूप नहीं ले पाई, लेकिन ये राहुल गांधी की कांग्रेस है और राहुल गांधी खुलकर आज की तारीख में आरक्षण के पक्ष में है। न केवल पक्ष में है बल्कि उसको कास्ट सेंसस से जोड़कर जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की आबादी है उनको बराबर हक देके लगभग आरक्षण को उनके आबादी के हिसाब से करने की वकालत करने का भी संकेत देते हैं। तो ये पूरा का पूरा बयान एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया बीजेपी में, जो उल्टा उनके ऊपर ही बुमरांग करेगा। मुझे इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। तो सबसे आखिर में आशुतोष एक और सवाल, एक बयान जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई लेकिन मेरा ध्यान उस पर गया, जो राहुल गांधी ने एक बात कही एक सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा कि अब तक जो है मैं जो काम करता था वो मैं बताने में विश्वास नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो लोगों तक पहुंच जाएगा, लेकिन अब मैं जो है मैं बदल गया हूं, मैं जो करता हूं वो बताता हूं और बताना चाहता हूं लोगों तक। और मुझे भी एक किस्सा याद है कि एक कांग्रेस के सांसद ने बताया था, और ये तब का जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, तब राहुल गांधी ने उसको कहा था कि आप लोग जो है वो टीवी पे मत जाया करिए, टीवी पे जाके कोई फायदा नहीं होगा, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के बीच में जाके बात कीजिए। लेकिन ये शायद 10-12 साल पहले के राहुल गांधी थे और अब राहुल गांधी है जो कि अपनी हर गतिविधि को इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, ट्विटर पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं। तो ये जो बदलाव है जो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं अब खुद बताने लग गया हूँ, तो इसको आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जो है वो धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी इज बॉर्न जीनियस है, बॉर्न ग्रेट। ऐसा बहुत कम होता है इतिहास। उनके उनके जो नाना थे, बल्कि उनके जो पर नाना थे जवाहरलाल नेहरू, वो बॉर्न ग्रेट थे। मिसेस गांधी बॉर्न ग्रेट नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे सीखा और सीखने के बाद वो एक देश की एक मशहूर बड़ी राजनेता बनी। राजीव गांधी को उतना मौका ही नहीं मिला। राहुल गांधी ने भी 2004 से शुरुआत की और उन्होंने कहा है कि मैंने 2004 से शुरुआत की, लेकिन अब मुझे चीजें काफी बेहतर तरीके समझ में आने लगी हैं। और खासतौर पर जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा की, जब मुझे लगा कि मैं जो बात कह रहा हूं वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है, वो मीडिया के माध्यम से नहीं पहुंच रही है और वो बहुत सारी अड़चने आ रही, तब हमने आउट ऑफ द बॉक्स फैसला किया कि हमको लोगों के बीच जाना चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए। तो वहां से उनको ये बात समझ में आई कि दरअसल हम जिस युग में रह रहे हैं ये कम्युनिकेशन का युग है और ये संचार माध्यम का युग, और खासतौर पर सोशल मीडिया आने के बाद से तो ऐसा लगा जैसे कि पूरा जलजला आ गया हो। तो अब अगर आपको अपनी बात कहनी है, आप अपने कमरे में बैठकर बिना लोगों से मिले हुए आप बहुत बड़ी आबादी को आप एड्रेस कर सकते हैं। तो राहुल गांधी ने इस बात को देर से समझा। वह हमारे दर्शकों को जान के हैरानी होगी कि 2014 तक राहुल गांधी ने अपना ट्विटर अकाउंट भी नहीं खोल रखा था और उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं थे। 2016-17 के बाद से वो एक्टिव हुए और आज की तारीख में यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट है या सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से ज्यादा एक्टिव है। आपको ध्यान होगा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी पर अटैक किया, वैसे ही राहुल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक वीडियो बना और उस वीडियो में नरेंद्र मोदी के उन तमाम पुराने बयानों को डाला गया जो उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान कही थी, जिसमें सोल कोरिया का वो बयान था जिसमें वो कहते थे कि एक जमाना था जब भारत में लोग पैदा होने पर जो है वो अफसोस करते थे कि हम कहाँ पैदा हुए, हम किस मुल्क में पैदा हो गए, और उसको बहुत बड़े लेवल पर प्रचारित किया गया। तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की एक मीडिया की ताकत का एहसास हुआ है। दूसरा, उनको यह बात समझ में आ गई है
कि मीडिया, हिंदुस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी उनकी बातों को आगे नहीं बढ़ाएगा, इसलिए उन्हें ऑल्टरनेट मीडिया के पास जाना पड़ेगा। तीसरा, उनको ये बात भी समझ में आ गई है कि जितना आप कहते हैं उसको जितना बड़े पैमाने पर आप एम्पलीफाई करेंगे तभी आप बीजेपी और उनकी जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी है उससे लड़ पाएंगे, और उसमें अब वो काफी हद तक कामयाब दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए कि उन्होंने तो अमेरिका के अंदर बैठ के एक आदमी इंटरैक्ट कर रहा है, भाषण दे रहा है, लेकिन उसकी एक एक मिनट की कवरेज आपको हिंदुस्तान में दिखाई पड़ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में न दिखाई पड़े, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पे, डिजिटल स्पेस में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लगातार वो दिखाई पड़ रहा। तो मैं इसको कहता हूं दिस इज कॉल्ड कमिंग ऑफ एज फॉर राहुल गांधी। और अब मैं ये बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी को के रूप में नरेंद्र मोदी को एक बड़ा प्रतिद्वंदी मिल गया है जिसकी अनुपस्थिति खल रही थी, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ेगा अगर वो राहुल गांधी का जो फिनोमिनन है उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे या उसको उसके उसके बरक्स अपनी नई रणनीति नहीं बनाएंगे। पुरानी रणनीति के हिसाब से अगर उन पर हमला करेंगे, उनको देशद्रोही बताने की कोशिश करेंगे, उनको मुस्लिम परस्त बताने की कोशिश करेंगे, उनको पप्पू बताने की कोशिश करेंगे, अब वो दिन चले गए। अब नया राहुल गांधी है, नई स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन की है और नए तरीके से, तो बीजेपी को भी नई रणनीति बनानी पड़ेगी। दुर्भाग्य की बात क्या है बीजेपी के लिए कि वो पुरानी रणनीति पे ही काम कर रहे हैं जो बैकफायर करेगी। मुझे इसमें किसी तरीके का कोई संकोच नहीं है। नहीं, तो आशुतोष, जो आप बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये जो पहिया है समय का, ये पूरा घूम गया है। क्योंकि 2014 तक नरेंद्र मोदी की शिकायत ये थी कि जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब तक मीडिया उनके साथ भेदभाव करता था। इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया या ट्विटर के ज़रिए अपना प्रचार-प्रसार किया और अपनी बात रखी। और एक तरह से उसके मास्टर थे नरेंद्र मोदी का जो पूरा कम्युनिकेशन था, वो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अब 10 सालों में जो चक्का घूमा है, तो राहुल गांधी उसके खिलाड़ी हो गए हैं और बीजेपी या नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं इसमें मतलब क्या कहें, थके हुए से लग रहा है। उनका जो कम्युनिकेशन है, उसमें उतनी ऊर्जा नहीं है जितनी कि अब कांग्रेस या राहुल गांधी के कम्युनिकेशन में है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। अगर आप देखें तो उनका जो उनकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के जो दो तीन अवयव हैं वो क्या है कि ये मुसलमान विरोधी हैं, ये भारत विरोधी हैं, ये बार बार नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। तो ये यही चीजें आज भी हो रही, इसमें कुछ बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा। 2014 से 2019 और 2019 से 2024 में बहुत बदलाव आया है। 2014 में कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई थी। 2019 में कुछ गेन करने की कोशिश की थी लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन पिछले 10 सालों के अंतर्गत नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लोगों ने बहुत करीब से देखा है। आरएसएस के कार्य प्रणाली को लोगों ने बहुत करीब से देखा है, और एक बहुत बड़ा तबका जो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से आकर्षित होकर उनकी तरफ गया था, अब उसमें वो डिसइंचांटमेंट आ रहा है, उसमें एक तरीके का अब एक असंतोष दिखने लगा है। इसलिए नहीं कि हिंदुत्व के मसले पर इनका कमिटमेंट कम हुआ है, बल्कि इसलिए कि जो वायदे किए गए थे, जो कमिटमेंट किए गए थे, वो वायदे पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और ऐसा स्वाभाविक भी है, कोई भी पार्टी जो 10 साल सत्ता में रहती है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बनती है। तो इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता, वो एक स्वाभाविक ऐतिहासिक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया है। अब जब ये डिसइंचांटमेंट बढ़ता जा रहा है, राहुल गांधी उस डिसइंचांटमेंट से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। वो उन मसलों को खड़ा कर रहे हैं जो वाकई में आज लोग सुनना चाह रहे हैं, और खासतौर पर दलितों और पिछड़ों का तबका। इसलिए कास्ट सेंसस की बात जो है वो नीतीश कुमार ने उठाई जरूर, लेकिन उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जा पाए। राहुल गांधी समझ गए कि इसमें दम है, वो लगातार उठा रहे हैं। और ये कास्ट सेंसस का मसला वो मसला है जो जिस पर आरएसएस के लिए बहुत दिक्कत पैदा होने वाली है, क्योंकि आरएसएस कभी भी जो है वो जाति के आधार पे समाज के वर्गीकरण की बात नहीं करती, क्योंकि उसको लगता है कि इससे उनका हिंदू एकता का जो प्रोजेक्ट है वो कमजोर होता है। तो उनके सामने एक बहुत ही डिलेमा आ गया है कि अगर वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तब उनको कास्ट सेंसस की बात करनी पड़ेगी, जातियों के बीच का जो विभाजन है उसकी बात करनी पड़ेगी, अपर कास्ट लोअर कास्ट, अपर ओबीसी लोअर ओबीसी की बात करनी पड़ेगी। लेकिन वैचारिकता है वो ये कहती है कि जब आप इन सब चीजों की बात करेंगे तो समाज में विभाजन की बात होगी, विभाजनकरण पुराने अतीत की तरफ लेके जाएंगे कि कैसे अपर कास्ट के एक बड़े हिस्से ने पिछड़ों दलितों के साथ अन्याय किया। आरएसएस ये नहीं चाहता। इसलिए इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाते हुए पिछले दिनों आरएसएस ने कहा था कि अगर कास्ट सेंसस हो लेकिन वेलफेयर के लिए हो,
राजनीति के लिए नहीं। तो बीच का रास्ता बनाने की कोशिश की गई। मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि अब बीजेपी को नए तरीके से राजनीति को डिफाइन करना पड़ेगा, नए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी निकालनी पड़ेगी। राहुल गांधी पर हमला करने से अब वो राहुल गांधी को ही बड़ा करेंगे। राहुल गांधी की तस्वीर लगातार बड़ी होती जाएगी। और आप देखिए कि अगर बीजेपी ने हमला नहीं किया होता तो राहुल गांधी की इतनी चर्चा नहीं होती। पिछले 3-4 दिनों में सिर्फ राहुल गांधी ही छाए हुए हैं, नरेंद्र मोदी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। तो इससे राहुल गांधी को फायदा होता। बिल्कुल यही चीज कांग्रेस पार्टी ने 2001 से लेकर 2002 से लेकर 2014 तक की थी। रोज नरेंद्र मोदी पर हमले होते थे, रोज उनको डिवाइसिव बताने की कोशिश की जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को विक्टिम प्रोजेक्ट करते गए और लोग कहने लगे भाई आप क्यों उन पे इतना हमला कर रहे हैं। आज भी वही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी पर हमले करके भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की मदद कर रही है। वो एक तरीके से उनके पब्लिसिटी इंचार्ज की भूमिका कर रही है और जो काम राहुल गांधी करोड़ों डॉलर खर्च करके खुद नहीं कर सकते थे वो भारतीय जनता पार्टी मुफ्त में कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस बातचीत के लिए। तो आशुतोष से हमने बात की अमेरिका दौरे के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से एक बार फिर से ये बात साफ हो गई है कि जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं तब से जो खबरों का एजेंडा या राजनीति का एजेंडा कहीं न कहीं राहुल गांधी या कांग्रेस तय कर रही है और बीजेपी या सरकार जो है वो डिफेंसिव पे है। एक और बड़ा बदलाव ये दिखा है कि जो कमंडल यानी जाति की जो राजनीति है वो अब हावी होती जा रही है और धर्म की राजनीति कहीं न कहीं पीछे होती जा रही है, जो कि एक बीजेपी के लिए, खास करके चुनाव की राजनीति के लिए एक तरह से वो खतरा बनकर उभरा है। एक बार फिर से ये साप्ताहिक सभा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आशुतोष, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।